नमस्कार, स्वागत है आपका खास राजस्थान में। घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जाति परिषद आज भी चौथे दिन भी धरने पर है। क्या कुछ लाइव अपडेट है, जानते हैं कालबेलिया जी से। कालबेलिया जी, अभी तक क्या कुछ वार्ता? अभी तक तो 1 तारीख को तो हमने बताया कि 1 तारीख को तो सीएम हाउस में बुलाया, जिस दिन हमने आमरण फर्स्ट वार्ता तो हमारी ये थी, हमारे एक डेलीगेशन को बुलाया था 2 तारीख को, और उस दिन सीएम साहब के जो ओएसडी हैं देवाराम जी से बातचीत हुई थी और देवाराम जी को सारा पता है इन जातियों के बारे में, हमने पूरा उनको बताया। देवाराम जी ने कहा मैं सीएम साहब से बात करके मैं आप तक वापस इसकी अपडेट हम देंगे। तो अभी तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं है। प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब ने इनको हमारे लोग डेलीगेशन को बुलाया था, उन्होंने कहा मैं सीएम साहब से बात करके मैं बताऊंगा। कल भी उनका मैसेज ही आया था कि मैं 12-1 बजे आ रहा हूं, तो अभी तक तो कोई आए नहीं, कहने का मतलब। अब राजस्थान भर की सारी घुमंतु जाति उनको हमने भी आह्वान कर दिया है कि आप देश भर से लोगों को आना है और मूलभूत व्यवस्था की मांग है। कोई इस तरह का बड़ा हमारा इशूज नहीं है। हम तो कह रहे हैं स्थायी पट्टा, स्थायी मकान, 2 टाइम की रोटी, 1 टाइम के कपड़े। हमारे लोगों का जो अधिकार छीना जा रहा है उसको जिनको आप गलती से आप लोगों ने हमारा किसका ऐसी में जो समुदाय था उसको ओबीसी में डाल दिया। आप ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे को जो हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं उसमें शुद्धिकरण करें और अतिशीघ्र करें, मेरा निवेदन है सरकार से। और मैं दोबारा और कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की घुमंतु जातियाँ अशोक गहलोत जी के चेहरे पे वोट करती है और सारे कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सहानुभूति बरतें। सीएम साहब, आपसे हमारी गुजारिश है। और सरकार ने अभी तक इस तरह का ठोस कोई परिणाम लेना चाहिए वो लिया नहीं है। और आज राजस्थान में मैंने भी पूरा आह्वान कर दिया है। अभी मैं 1 बजे गांधी जी की डांडी यात्रा करूंगा, गांधी जी स्मारक तक आज ही करूंगा, गांधी जी स्मारक तक जाऊंगा जब तक मेरी तबीयत ठीक है। और एक्चुअली मैं अब हमने पूरा प्लानिंग बना लिया है हम लोगों ने, और हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, कहने का मतलब। आज मैं आप चौथे दिन से अनशन पे हो, आपका स्वास्थ्य कैसे है? स्वास्थ्य कल तक तो थोड़ा ठीक था, आज मुझे अपने आप को ठीक नहीं लग रहा है। अभी थोड़ा घबराहट भी महसूस हो रही है, स्वास्थ्य में भारी गिरावट है। मगर ये हाँ, बात यही है कि कुछ चीज़ें संभालने वाले लोग नहीं, इस कारण मुझे मजबूरन सब चीज़ों में करना पड़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आम जनता उन जिनकी कोई नहीं सुनता, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने शराबबंदी के लिए राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में आंदोलन छेड़ा और जिनका एक ही नाम है। एक लोग उनके नाम पर उनके समर्थक के रूप में जाते हैं। शराबबंदी को सबसे बड़ी मांग को उठाने वाली महिला पूजा छाबड़ा जी से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बड़े आंदोलन में समर्थन क्यों दे रहे हैं? देखिए, राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर जब राजस्थान का मैंने दौरा किया तो सबसे ज़्यादा पीड़ित वर्ग कोई है तो ये सब लोग हैं। सबसे ज़्यादा पीड़ित यही लोग हैं। इनकी महिलाएं पीड़ित हैं, कमा कर ये मुश्किल से 500-700 रुपये लेकर आते हैं और सरकार ने इनको व्यवस्थाएं तो दी नहीं है। ज़्यादा क्या दे रखे हैं, इनकी बस्तियों के बाहर शराब के ठेके खोल रखे हैं। तो हम आदमी जब भी इनसे मेरी वार्ता होती है, समस्या होती है, तो इन लोगों की ये एक समस्या है, न तो इनको रहने का पट्टा है, मरने के बाद भी 2 गज की ज़मीन नहीं है। इनकी कॉलोनियों में मैं बस्तियों में गई हूँ, इनके न तो पानी की व्यवस्था है न शिक्षा की व्यवस्था है। सरकार ने अगर कोई व्यवस्था कर रखी है तो केवल शराब के ठेकों की व्यवस्था कर रखी है, न शिक्षा दे रखी है न कुछ दे रखा है। तो ये लोगों की जब परेशानियाँ हमने सुनी और समझी तो मैंने कहा जब तक इन लोगों का भला नहीं हो सकता तब तक किसी और का भला नहीं हो सकता। कि सामाजिक संगठन होने के नाते हमारा सबसे पहला दायित्व तो ये बनता है कि इनके मौलिक अधिकार इन तक पहुंचाए जा सके, इन लोगों को शिक्षित किया जा सके और नशे के जो दुष्परिणाम हैं उनको ये बताया जा सके। मैं रतन कालबेलिया जी, गीता बागड़िया जी, नारायण जी, बहुत सारे इनके सारे लोग हैं। इन्होंने पहली बार, हमेशा इन्होंने पार्टियों के लिए झंडे उठाए और पहली बार 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपने समाज के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी रोजी रोटी, मकान, रोटी, कपड़ा, पानी के लिए अपनी मांग को इस जयपुर के शहीद स्मारक से शुरू किया और अनशन की राह पर, गांधी जी की राह पर चले। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब वोट की बात आती है तब यही कहते हैं कि हम अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको हम साथ खड़े हैं और उसको मुख्य धारा में करेंगे। लेकिन वास्तविकता और हकीकत ये है कि 75 साल पहले भी ये लोग जहाँ खड़े थे आज भी वहीं खड़े हुए हैं। और दुर्भाग्य है हमारा कि आज भी इन लोगों को जागरूकता लाने के लिए इनको यहाँ पर ऐसे लोगों को अपने शरीर को दांव पे लगाकर
यहाँ बैठना पड़ रहा है। आज अनशन का चौथा दिन है। रतन जी के स्वास्थ्य में भारी गिरावट आए। अनशन का महत्व क्या होता है इस हमारे परिवार में हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अनशन में हमने अपने पिता को खोया है और इसकी कीमत क्या होती है हम जानते हैं, कीमत क्या होती है, और इसकी ताकत क्या होती है वो भी हम जानते हैं कि इसकी ताकत क्या होती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो कोई ना कोई ठोस एक रणनीति बनाकर सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। सूत्रों के माध्यम से हमें पता चला है कि आपकी सीएम साहब से बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है, हो चुकी है। मुलाकात होने वाली है या आप बता रहे हैं? अब जब तक कोई हमारे पास ठोस सूचना नहीं आ जाती उससे पहले मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। गहलोत सरकार जब कोरोना काल में सबसे पहले शराब के ठेके खोले थे, आप उस शराब के सख्त खिलाफ हैं, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर भी राजस्थान में सरकार के ठेके बिल्कुल खुले हुए मिले, उस पर क्या कहेंगे? देखिए 2 अक्टूबर को ये हर जगह है, नियमों की अवहेलना हो रही है। जो अधिकारी हैं, ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। 8 बजे के बाद भी शराब बिकती है। एक शराब का ठेका है और 10-10 ब्रांचें चल रही हैं शराब का। चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, धड़ल्ले से ये काम हो रहा है और जिसका मैं पूरे जोरों शोरों से विरोध भी करती हूँ, आंदोलन भी करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करती हूँ कि राजस्थान में जब तक संपूर्ण शराबबंदी लागू नहीं हो जाती तब तक हमारे इन समाजों का विकास नहीं हो सकता, महिलाओं के मान सम्मान सुरक्षा नहीं हो सकती। सरकार हमेशा कहती है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा ये तो हम देंगे, लेकिन इस समाज को तो इनमें से एक भी नहीं मिल रहा। इन समाज को बिल्कुल एक नहीं मिल रहा है, तो ही तो आज ये अपना आंदोलन लेकर बैठे हुए हैं। सरकार कथनी और करनी में अंतर क्यों करती है पूजा जी? देखिए जब वोट की बात, कांग्रेस क्यों, चाहे बीजेपी हो या चाहे कोई और भी पार्टी हो, सबकी इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है। हम लोगों की गलती है कि हम अपने वोट की कीमत नहीं पहचानते। अगर जिस दिन हमने अपने वोट की कीमत पहचानने लग गए ना तो सरकार की कथनी और करनी एक ही हो जाएगी। तो लोगों को अपनी वोट की कीमत पता होनी चाहिए और जिस दिन उनको ये पहचान हो गई तो अच्छी अच्छी सरकारें हैं ना, वो इन लोगों के लिए महल बनाना भी शुरू कर देगी। शराब के खिलाफ और बड़ा आंदोलन कब जल्द करने वाले हैं? देखिए ये आंदोलन ही है, शराब के खिलाफ ही है और इन जातियों के खिलाफ ही है। आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों को मैसेज भी यही जा रहा है कि नशा नहीं करना चाहिए। तो आंदोलन तो निरंतर चलता ही रहता है, वो चाहे सड़क पे हो या किसी दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जागरूकता कर रहे हैं तो वो हो। आज मैसेज सीएम साहब तक भी जा ही रहा है कि ये पीड़ित पर लगे। आप लोगों ने क्या किया? पानी की व्यवस्था आप इनके लिए कर नहीं रहे हो, दारू के ठेके पे ठेके आप खोले जा रहे हो, तो आपने केवल राजस्व के लिए काम कर रहे हो, इन लोगों जातियों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो इनके लिए मैं बैठी हूँ तो इसका मतलब शराबबंदी आंदोलन बैठा है और यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक संगठन आज इनको समर्थन देने आए हैं। तो आज ये आंदोलन की एक बहुत बड़ी विजय है कि यहाँ पे जयपुर के जो सामाजिक संगठन है, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियत बैठे हुए हैं, इनको समर्थन देने आए। अब हमें ये नहीं कि सरकार हमारी मांगे मानती है कि नहीं मानती, बात इतनी है कि हमारा आंदोलन अब जयपुर के बड़े बड़े इलाकों में पहुँच चुका है। आज भी एक बहुत बड़ी रणनीति है, उसके तहत सरकार को दबाव तो पड़ेगा, दबाव, उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। सरकार कहती है कि हम गरीब और सबसे जो पिछड़ा तबका उसके हम साथ में हैं, इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में आपको लगता है कि हकीकत में इनके आज स्वास्थ्य खराब है, चौथा दिन है, फिर भी सरकार वार्ताएं भी नहीं कर रही? नहीं, ये गलत बात है। वार्ता सरकार कर रही है, मैं खुद उन वार्ताओं में शामिल थी, सकारात्मक वार्ताएं भी हुई थी। अभी तक उस वार्ताओं का क्या निर्णय मैं निकलता? जब पहली वार्ता हुई थी तब देवाराम जी ने हमारी सारी बातें मानी और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और हो सकता है कि वो ज़मीनी स्तर पे नहीं पहुंच पा रहा, इसका हमको अफसोस है। तो हम एक नई रणनीति बनाएंगे जिससे जो योजना है उन योजनाओं का लाभ आपसे मिल पाए। लेकिन जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम नहीं हटेंगे। बोलने से तो क्या होता है, फाइलें लेके, ज्ञापन लेके ये तो 1 साल से घूम ही रहे हैं, उसके बावजूद सरकार सुन नहीं रही है। किसी का समर्थन करने पर सरकार की तरफ से दबाव भी आता है, आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव आया? हाँ, दबाव तो किसी का नहीं आया, हम तो अपने ऊपर ही आंदोलन कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। मैम क्या है अभी तक कुछ की रणनीति और क्या लगता है आगे की क्या रणनीति रहेगी फिर आपको? आज हमारा को चौथा रोज हो गया है और हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे को ठोस सबूतों में मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम आज एक जो डांडी नमक की वो यात्रा है वो हम एक गांधी साहब के स्मारक तक जाएंगे और फिर कल से
कल से हम हजारों की तादाद में 20-25 हज़ार हमारे घुमंतू समुदाय के लोग आएंगे और हम गधा घोड़ा डेरा बाल बच्चे सारे लेके हम सीएम हाउस के यहाँ बहुत बड़ा घेराव करेंगे और वहीं हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गांधीवादी सरकार गांधीवादी तरीके से आपकी बात तो नहीं मान रही है, क्या रहेगी आपके आगे की रणनीति? फिलहाल तो हम लोग विश्वास के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं भोपा समाज से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम जब SC/ST के लोग हैं, सरकार ने 2013 के अंदर हमें OBC में डाल दिया, जबकि आज भी हम रावण हत्ता वादन और पड़ द्वारा मांग कर खाते हैं। और जबकि हम राजस्थान के मानवीय कलाकार हैं, हमारे साथ में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। आज हम भाई रतन जी के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं, अन्य कोई चीज़ें नहीं मांग रहे। जबकि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मकान नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, बड़े संकट में डले हुए हम लोग। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा तो यही निवेदन है कि हमारी जो वाजबी मांगे हैं उनको स्वीकार करें और हमें भी मतलब है, देश के नागरिक हैं, अन्य समाजों के वोट में जितनी ताकत है उतनी ताकत हमारे वोटों में भी है। वही वजन उनके वोटों में, वही वजन हमारे वोटों में है। तो हमें एक अच्छा डिसीजन देके और हम लोगों को बसाने की कोशिश करें। हाल राजस्थान में 10 साल पहले वोट लिस्ट के आधार से हम लोगों की 65 लाख की जनसंख्या है, 65 लाख की जनसंख्या है हमारी 52 समाजों की आज भी। अब तो लगता है हमारे को 1 करोड़ से अधिक लोग हैं और उसके बावजूद हम लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। तो हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, यही हम कहना चाहते हैं। सरकार को कोई भी आए, लेकिन सरकार चुनाव आते हैं तब कहती है हम आपके समर्थन में, आप हमें वोट दीजिए, वो चाहे कोई भी सरकार हो। तो फिर लोग लुभावना में क्यों आ जाते हैं? सर ऐसा है कि जैसे कि अगर बीजेपी सरकार हो या कांग्रेसी सरकार हो, हम लोगों को, गरीबों को विश्वास दिलाया जाता है कि आपके ये जो कॉलोनी है इसके अंदर हम पानी की व्यवस्था करेंगे, रोड की व्यवस्था करेंगे, अन्य जो समाजों की अन्य समाजों की वहाँ तक मतलब रोड भी बन जाता है, पानी भी आ जाता है और हमारी जो कॉलोनी है वहीं पर एंड कर देते हैं। हमें विश्वास तो दे देते हैं लेकिन हम तक पहुँचाते नहीं हैं। बड़ी समस्या में डले हुए रहते हैं। वोट लेने के लिए आते हैं, जब हमें विश्वास दिलाया जाता, हमारे बच्चे अगर गंदे भी हालात में खड़े हैं उनको गोदी में ले लिया जाता, उनका प्यार किया जाता है, हम लोगों को विश्वास जताया जाता है। और जब अगर उनको विजेता मिल जाती है तो कभी वो लौट कर वापस नहीं आते हैं। ये कहना था इनका कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा से वंचित ये समाज। आज मुझे लगता है कि आपके निर्णय का दिन आ गया है। जोरदार ताली बजाओ इस चीज के लिए। सर से एक बार बात कर लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम ललित कुमार ढोली है और मैं राणा ढोली समाज से हूँ जी। और ढोली समाज भी घुमंतू जाति का एक अंग है और ढोली समाज घुमंतू जाति में घुमन जातियों में भी एक अपना स्थान रखता है। घुमक्कड़ जातियों में हम लोग बरसों से 70 साल के इतिहास के बाद भी आज हम उस स्थिति में हैं कि आज भी मूलभूत सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं। कई जगह जहाँ गोचर की ज़मीन है या सवाई चक की ज़मीन है, लोगों को जो परिपक्व लोग हैं या पैसों से परिपक्व लोग हैं वो अपने आधार पर हर जगह वो अपने मान लो वो पट्टा वट्टा मिल जाता है, उनको ज़मीन जायदाद मिल जाती है। हम लोग काफ़ी वंचित रह जाते हैं। हमारे पास रोज़गार की व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे पास शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है। अगर हमारा भी घुमंतू समाज का एक ज़िले में एक छात्रावास हो जाए तो घुमंतू समाज के जितने भी अनपढ़ और अशिक्षित लोग हैं उन लोगों को शिक्षा मिले, इनको चिकित्सा के लिए इनके पास में जो गाँवों से रूरल से जो लोग आए हुए हैं उनके लिए व्यवस्थित एक डिस्पेंसरी हो जो ताकि इनकी हारी बीमारी की सुध ले। सरकार तक हमारी आवाज़ जाए, ये आवाज़ जाए कि हमारी जो पीड़ा है वो वहाँ तक पहुँचे। कई जो हमारी जातियाँ हैं जो 1994 में से पहले वो SC का एक अंग था, अब उनको उठा करके OBC में डाल दिया। तो जो शिक्षित लोग हैं तो उनको जो रोज़गार और जो नौकरियाँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आज कई ऐसे 25 मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ घुमंतू समाज पूरा आज यहाँ शहीद स्मारक पर मौजूद है। रतननाथ जी और हमारे गणेश नारायण जी अनशन पर हैं। बहन पूजा छाबड़ा हमारा सहयोग कर रही हैं जो कि शराबबंदी आंदोलन की मुख्य सूत्रधार हैं। मैं ललित कुमार ढोली ये भी कहना चाहूँगा कि पुष्कर में ढोली बांड समाज का मंदिर है। हम लोग गरीब लोग भिक्षावर्ती के आधार पर या किसी भी प्रकार से जोड़ करके एक रुपया वहाँ ज़मीन ली, उस ज़मीन पर जो है प्रभावशाली लोगों का जो है कब्जा हो गया। हम आपसे पूछना चाहूँगा, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसके बाद में जो आपके समाज को आज की स्थिति में उसकी स्थिति में कोई अंतर मिला है? रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा मिली है या नहीं?
देखिए, मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने का मतलब क्या है। मैं यही तो कहने जा रहा हूँ कि मूलभूत सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं। आज़ाद भारत को, लोकतंत्र को 75 साल हो गए और हम उसमें भी एक हिस्सा हैं। हम भी मतदान करते हैं, हम लोग यहाँ के मतदाता हैं। हम लोग गरीब जरूर हैं, मगर सरकार का काम होता है कि जब हम वोट दे करके सरकार को चुनते हैं तो सरकार हमें व्यवस्थित करे। माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने 2013-14 में हमारे घुमंतू बोर्ड का कल्याण बोर्ड का एक वो दे तो दिया, मगर उस घुमंतू कल्याण बोर्ड में काफ़ी जो कुछ एक कमियां हैं। हम सरकार से पीड़ा स्वरूप ये कहने जा रहे हैं कि और भी जो घुमंतू समाज है, जो जातियां हैं, उनको जो आधार और जो चीज़ मिलना चाहिए स्तर, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार हमारी पीड़ा और आवाज़ को सुने और हमारे जो रतननाथ जी और गणेश नारायण जी जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उनको आकर के जल्दी हमारी मांगों को पूर्ण करने की कृपा करें। क्या नाम है सर? सर मैं राजस्थान मिरासी समाज प्रदेश अध्यक्ष बागरा मिरासी बोलो सर। हम रेबरियों के मिरासी हैं और मुसलमान वर्ग में आते हैं, पिछड़ी कौम में आते हैं। हमारा देश में 1,85,000 मिरासी मुसलमान भाई है हमारे, जिनमें से 70% लोग रोड के ऊपर तंबू लगा के बैठे हैं, तंबू लगा के पड़े हैं। जब हमारी कोई मैयत हो जाती है तो टेम्पो में उस लाश को इधर उधर भटकाना पड़ता है, तो फिर दफन होता है, वरना मतलब 2-2, 3-3 लाशें हमारे घर के अंदर ही रहती हैं। फिर सरकार तो लाशों की राजनीति कर रही है। सर हमारी बहुत पीड़ा हो रही है, पर किसको बता और कौन सुने। जब एक अंधा, एक गूंगे आदमी को सपना आ जाता है, वो मन में भी मुस्कुराता है, पर वो कह नहीं सकता। हमारे हालात इतने बुरे हैं कि सारी पीड़ा, बहुत सारे लोग इतने दुखी है, परेशान है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, मकान नहीं, रहने के लिए इधर उधर भटक रहे। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमको जल्दी से न्याय दिलाए, वरना हम जब तक हमका न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम हक नहीं मिलेगा, जब तक हम यहीं बैठेंगे, चाहे हमारी जान चली जाओ तो हमें मंजूर है, परंतु हम हमारा हक लेके रहेंगे। यही मेरा वादा है। सर मैं मिठूलाल बागरिया बोलता हूँ। सर हमारे 1994 में हमारे साथ एसी में थी बागरिया समाज एसी में थी, और एसी में होने के नाते से फिर बाद में यानी हमारे भैरव सिंह शेखावत ने जो वहाँ से भी हमारे समाज को ओबीसी में डाल दी, न जाने कौन किसी ने डाली वो हमको पता नहीं है सर। वहाँ से मेरी जात भटकती रहती है। हम अशोक गहलोत जी के, हम वहाँ उसी के ही हम कांग्रेसी परिवार है। हम मेरे कितने सालों से मेरे बाप दादा, हमारे जो 100-200 सालों से हमारे बाप दादा कहते आए कि बेटा कांग्रेस ही अपनी जीवन यापन करते हैं और कांग्रेस ही अपना जीवन को ये पालन पोषण करते हैं। तो कांग्रेसी आदमी हम ये जन्म से हम जन्मजात कांग्रेसी है, तो हम कांग्रेस को हम वोट देते आ रहे हैं सर। हमारी ऐसी कौन सी हमें अत्याचार किया है, तो हम ऐसी गरीब के लोगों को, हम बागरिया समाज को, घुमंतू जातों को, हमको ओबीसी में लेकर बहुत बड़ी सरकार ने ठोस पहुँचाई है। हम भीख मांगते हैं सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद नायक बोपा है। कहाँ से हो आप? मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पूर्व में बोपा समाज का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। इससे पूर्व भी मैंने उद्योग मैदान में काफ़ी धरने प्रदर्शन किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन था हमारा कि आज़ाद हिंदुस्तान को आज़ाद होने से लेकर के आज तक भारत सरकार ने इन समुदायों के लिए 7 कमिश्नर बिठाए हैं, आयोग बनाए भारत सरकार। केवल आयोग ही बने, वास्तविक रूप से कुछ कार्य हुआ है क्या? नहीं, वो एक लीलापोती का कार्य हुआ है। उसमें कहीं पर भी उन आयोगों की रिपोर्टें केंद्र सरकार ने लागू नहीं की है। अभी कांग्रेस की सरकार ने रेण के आयोग बनाया है। अभी बीजेपी की सरकार ने, भारत सरकार ने दादा हिदायत आयोग बनाया हुआ है। उनकी रिपोर्टें, उन्होंने आयोग तो रिपोर्टें पेश कर रहा है, लेकिन उन आयोगों को संसद के पटल पर रखा नहीं जाता है। ये केवल कागजी कार्रवाई तक रहकर सीमित रह जाए। देख